नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 के काव्य खंड का जो चैप्टर है पथिक, और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो यहाँ पर जो कविता है पथिक, इसमें कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने आप को पथिक कहते हुए, यानी कि पथिक का अर्थ होता है राहगीर, जो रास्ते में चलता है इंसान। तो रास्ते में चलते हुए वो क्या कुछ देख रहे हैं, रास्ते में जो चीजें हैं उन सभी चीजों का अनुभव वो अपना यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से नीला आसमान उन्हें दिखाई दे रहा है, किस तरह से पेड़ पौधे, धरती, ये सारी चीजें कैसी उन्हें लग रही है। तो हर एक चीज का उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। और देखिए, क्योंकि हम अभी इसको आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन में हम यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और साथ ही आपकी कविता को एक बार पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कविता का भावार्थ प्रॉपर आपको लिखवाएंगे। आज कविता को एक्सप्लेन किया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में भावार्थ को हम लिखेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी जानेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। पहले हम यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय है इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है। इनका जो जन्म है वो सन 1881 को कोईपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोईरीपुर जो है जगह है और जिला है जौनपुर और आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मिलन, पथिक, स्वप्न, ये इनके सारे खंड काव्य हैं। मानसी, ये इनकी फुटकर कविता संग्रह है और इनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु के विषय में हमने यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वो हमने पढ़ ली। थोड़ा सा इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जान लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो जीवन परिचय है वो आप पाठ्य पुस्तिका से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद, पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय जो समाज सुधार, यानी कि देखिए, जब यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का जो एक तरह से वर्क टाइम था, जब वो काम करते थे, तो उस समय पे हमारा देश जो है वो अंग्रेजों से लड़ रहा था और एक तरह से स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। और साथ ही काफी सारे चेंजेस, काफी सारे समाज सुधार के काफी एक तरह से चीजें चल रही थी हमारे देश में। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी जी ने बिल्कुल लीक से हटकर, विषय से हटकर समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया था। उनकी कविता में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम, देखिए देश प्रेम तो था ही, साथ ही वैयक्तिक प्रेम भी उनकी कविता में मौजूद था। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं हमने कुछ पढ़ ली हैं। बाकी का काफी सारा यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है, जिसको आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, अपने घर पर अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। और देखिए, कविता है पथिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये कविता है इसमें कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो आसमान है और एक तरह से बादल हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बताया है कि वो कैसे कैसे लग रहे हैं, कैसे कैसे दिख रहे हैं।
तो वो अपने आप को पथिक कहकर संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को स्वयं को पथिक कहकर संबोधित कर रहे हैं और उसके बीच यहाँ पर हर एक चीज की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी कविता को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कवि, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो देखिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रवि की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उन पे जब ये बादल, आकाश में जो बादल हैं वो घूम रहे हैं सूर्य के किरणों की चारों तरफ, और प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, और वो हर समय अपना जो वेश है, अपने जो वस्त्र हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं तो वो चमक रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो अलग अलग वेश बना रहे हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, जो आकाश में जो एक तरह से रंग बिरंगी जो निराला वेश धारण करके सूर्य के सामने थिरक रहा है, क्या, बादलों का समूह, वारिद माला, यानी कि बादलों का जो समूह है वो थिरक रहा है। अब देखिए आगे के लिए क्या कहा है, आगे की पंक्तियों में देखिए, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि नीचे तो नीला समुद्र है, बहुत ही सुंदर नीला समुद्र है, और ऊपर गगन में क्या है, नीला आसमान है। तो इसके बीच क्या कहते हैं, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। घन का अर्थ होता है बादल, जो ये बादल प्रतिक्षण हर समय नया नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा वेश बनाकर रवि के सम्मुख थिरक रहे हैं, सूरज के आसपास घूम रहे हैं और नभ में आकाश में घूम रहे हैं, और ऐसे समय में नीचे देखते हैं तो बिल्कुल नीला समुद्र दिखाई देता है, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो पूरा नीला गगन जो है साफ दिखाई देता है। और इस पर घन के पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, यानी कि मैं बादलों के ऊपर बैठकर बीच में विचरना चाहता हूँ, यानी कि नीले आकाश और धरती के बीच में मैं विचरना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ इन सुंदर से बादलों के बीच में बैठकर। देखिए अब आगे यहाँ पर क्या कहा है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। रत्नाकर, रत्नाकर किसे कहते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हरदम हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महामय रत्नाकर के घर के, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में मैं लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर यानी कि जो समुद्र है, समुद्र जो है, रत्नाकर किसको कहा गया है, समुद्र को कहा गया है। तो रत्नाकर जो है गर्जन कर रहा है, यानी कि अपने एक तरह से जब लहरें उठती हैं तो उसमें एक अलग सी आवाज, एक अलग सा शोर होता है। तो रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। मलय नामक जो पर्वत है वहां से सुगंधित जो है हवा चल रही है, सुगंधित वायु जो है आ रही है। हरदम हौसला यह हृदय में प्रिय भरा रहता है। और इतने ऐसा जो एक दृश्य देखकर
रत्नाकर यानी कि समुद्र जोर जोर से गर्जन कर रहा है, उसकी लहरें जोर जोर से उठ रही हैं। मलयानिल बहता है, मलय पर्वत से श्रीधर सुगंधित हवा बह रही है। और ये सारी चीजें देखकर हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और ये इतनी सारी चीजें देखकर मेरा जो हृदय है वो उत्साह से, जोश से भर जाता है, हौसला आ जाता है मुझे किसी भी काम को करने का। और आगे देखिए क्या कहते हैं अपनी सुंदर सी पंक्तियों में, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के। रत्नाकर का अर्थ है यहाँ पर समुद्र, ठीक है। तो रत्नाकर के घर के इस विशाल, समुद्र कितना बड़ा होता है, कितना विस्तृत होता है, जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा पता ही नहीं चलता कि इसका एंड कहाँ है, इसका छोर कहाँ है, इसका ये कहाँ समाप्त हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर विशाल, विस्तृत और महिमामय कहा है। महिमामय यानी कि इसकी महिमा को कोई नहीं जानता, इसके छोर को कोई नहीं जानता, ये बहुत बड़ा है। तो ऐसे रत्नाकर के घर के, रत्नाकर यानी कि इस समुद्र के घर के, समुद्र को रत्नाकर कहा है। और कहा है कि इस रत्नाकर के घर के कोने कोने पर बैठ फिरूं, लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। और इतना ज्यादा उत्साह मेरे मन में ये चीजें भरती हैं कि मेरा मन करता है कि इन समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं समुद्र का जो कोना कोना है, यानी कि रत्नाकर का जो घर है, उसके कोने कोने को मैं देखकर आ जाऊं, मैं कोने कोने पर कोने कोने में घूमकर आ जाऊं। तो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लेखक ने अपने इस काव्य में लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए 2 काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। आप एक बार समझिए इसे। पहले आप कविता को पढ़िए, कविता को याद करने की कोशिश कीजिए, उसके काव्यांश को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज हम यहाँ पर केवल इस कविता को रीड कर रहे हैं, साथ ही इसके भावार्थ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रसंग व्याख्या इसकी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। देखिए कितनी ज्यादा सुंदर और कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। कवि जो हैं वो समुद्र तल पर खड़े हैं। इससे पहले वाला जो स्टैंजा था, सबसे पहले वाला यानी कि पहला काव्यांश जो था, उसमें वो आकाश में उड़ना चाहते हैं, बादलों के बीच में वो उड़ना चाहते हैं, आकाश की उस सुंदरता को देखना चाहते हैं, आकाश के कोने कोने को देख लेना चाहते हैं। और आकाश से यानी कि वो धरती और आकाश के बीच में जो बादल हैं उन पर बैठकर वो आसमान की सवारी करना चाहते हैं। और सूरज के आसपास जो रंग बिरंगी रंग है उन्हें देखना चाहते हैं। और दूसरे काव्यांश में अब कवि जो है समुद्र के किनारे खड़े हैं और वो समुद्र की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, समुद्र की महिमा का बखान कर रहे हैं, समुद्र के प्रति अपना स्नेह, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, अपना एक तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कवि समुद्र के किनारे खड़े हैं और वो सूर्य उदय का एक सुंदर चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं, सूर्य उदय के दृश्य को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। क्या कहते हैं? निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। देखिए समुद्र है बहुत बड़ा और समुद्र के तल पर इस तरह से समुद्र है बहुत बड़ा और समुद्र के तल पर अब दिनकर जो है बिंब, दिनकर का जो बिंब है वो आधा जो सूरज है वो निकल रहा है, सूरज निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है?
दिनकर, ठीक है। इसीलिए पर्यायवाची शब्द आपको, जब आप छोटे होते हैं तो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको लिखाए जाते हैं। तो निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर। अब देखिए कमला, फिर से पर्यायवाची शब्द। कमला का अर्थ है माता लक्ष्मी। कमला का अर्थ है यहाँ पर माता लक्ष्मी से। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जो सुबह सूर्य उदय का जो दृश्य है, उसमें जो निकलता हुआ सूर्य है, जो सूर्य उदय की अधूरी, सूर्य की जो अधूरी छाया, बिंब, जो अधूरा बिंब, अधूरी छाया जो सूर्य की दिख रही है, वो कैसा लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है जैसे एक तरह से सूर्य का ये जो बिंब है, ये लक्ष्मी का जो स्वर्ण मंदिर है, माता लक्ष्मी का जो सोने कंचन, कंचन किसे कहते हैं? कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, ठीक है। सोने का एक पर्यायवाची है कंचन। तो कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लक्ष्मी माता के का जो मंदिर है, उनके उनके जो मंदिर का जो टॉप होता है ना, आपने देखा होगा, जिसको हम छत्र भी कहते हैं, इस तरह से छत्र लगाया जाता है माता के मंदिर में। तो ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी माता का छत्र हो, मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी माँ का छत्र हो, सोने का छत्र हो, ठीक है। तो इतना सुंदर ये प्रतीत हो रहा है। और निज लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अभी पंक्तियां देखिए, ये सूर्य, ये जो उगता हुआ सूर्य है, ये कैसा लग रहा है? ये लग रहा है कि ये माता के मंदिर का छत्र हो, माता के मंदिर का कंगूरा हो, जो टॉप में छत्र चढ़ा रहता है, वो चमकता है मंदिर में। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये लक्ष्मी का यहाँ पर लग रहा है, ये सूर्य, उगता हुआ सूर्य, क्योंकि उगता हुआ सूर्य जो होता है वो पीले रंग का हल्का दिखाई देता है। अब आगे कहते हैं, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब देखिए, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य निकल रहा है और उसकी जो लाल लाल किरणें हैं, वो इस तरह से समुद्र पर पड़ रही है, इस तरह से समुद्र पर पड़ रही है किरणें। तो वो किरणें ऐसी लग रही हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जो लाल लाल किरणें हैं सूर्य की, सूर्य उदय का दृश्य है, और उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लाल रंग की समुद्र तल के ऊपर पड़ रही है, और वो कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि रत्नाकर यानी कि फिर से समुद्र ने फिर से निर्मित कर दी है, निर्मित कर दी यानी कि बना दी है। रत्नाकर समुद्र, समुद्र ने बना दी है सोने की सड़क, किसके लिए? लक्ष्मी की असवारी। ऐसा लगता है कि वहां से लक्ष्मी माता की सवारी जो है इस पुण्य भूमि पर, इस धरती पर आ रही हैं, और सागर ने उनके लिए, समुद्र ने उनके लिए एक स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है, सोने की सड़क जो है वो तैयार कर दी है उनको इस पुण्य भूमि पर बुलाने के लिए, उनको इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर कवि ने सूर्य उदय का वर्णन किया है। अब देखिए आगे कहते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। तो अब देखिए यहाँ पर कवि ने अपनी इन पंक्तियों में, जो अगला काव्यांश है उसमें कवि कहते हैं, जो समुद्र की निडरता का, समुद्र की दृढ़ता का, समुद्र की गंभीरता का वर्णन उन्होंने किया है कि समुद्र जो है वो निर्भय होकर, क्योंकि वो समुद्र है, वो बहुत बड़ा है और उसको किसी का डर नहीं। अगर किसी को डर है तो समुद्र का है, समुद्र को किसी का डर नहीं। वो निर्भय होकर, दृढ़ होकर, गंभीर भाव से वो
गर्जन कर रहा है, गरज रहा है, यानी कि उसकी लहरें जो है जोर जोर से उठ रही है और ये लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और ये दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारा कवि को लग रहा है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। देखिए अब यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो निर्भय होकर, यानी कि समुद्र इतना ज्यादा निर्भय होकर, दृढ़ होकर, गंभीर भाव से जो ये गर्जन कर रहा है और साथ ही इसका जो ये लहरों पर लहरों का आना है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऐसे में इससे बढ़कर सुख भी क्या कोई हो सकता है, इससे बड़ा सुख भी क्या और कोई है जीवन में। तो अनुभव करो हृदय से हे। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि हे प्रिय, इसे अनुभव करो, इसे फील करो, क्योंकि इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है, इससे बड़ा आनंद और कहीं नहीं है। तो इसे तुम हृदय से अनुभव करो, अपने दिल से अनुभव करो। और कहते हैं अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपनी प्रियतमा से संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हृदय में जितना ज्यादा भर सकती हो, इस अनुराग को, इस प्रेम को, इस सुंदरता को, उतना ज्यादा तुम इसको अपने हृदय में भर लो। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर काव्यांश की। अगला हमारा काव्यांश है, जब गंभीर तम अर्ध निशा में। जब गंभीर तम अर्ध निशा में, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक देता है, जग को ढक देता है। आगे की पंक्तियां हैं, देखिए चार चार पंक्तियों का हमारा ये यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। तो जो यहाँ पर अगला काव्यांश है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं कि अंतरिक्ष की छत पर तारों को छटका देता है, ससम्मत वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। ससिम्मत वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत वह गाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत वह गाता है। अब देखिए समुद्र का वर्णन करने के बाद अब कवि रात्रि के समय की बात कर रहे हैं, आकाश का दृश्य कैसा है वो यहाँ पर बता रहे हैं, रात्रि के समय का। तो कहते हैं जब गंभीरतम अर्ध निशा में, यानी कि जिस समय, जब रात में जब जो घना अंधेरा होता है, वो पूरे आकाश को, जब गंभीरतम अर्ध निशा में, आधी रात को जब गंभीरतम, तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का अर्थ होता है अंधेरा। तो जो एक गंभीर अंधेरा है, ये अर्ध निशा में, अर्ध निशा यानी कि आधी रात में पूरे जग को ढक लेता है, यानी कि अपने एक तरह से अपने आवेश में कर लेता है, अपने आप पूरे जग को ढक देता है। इस समय पर अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और वो इस समय पर भी वो एक तरह से निराश नहीं करता है। वो अंतरिक्ष की जो छत है आकाश में, यानी कि हमारे आकाश में वो तारों को छिटका देता है, तारों को बिखेर देता है। और ऐसे समय पर जब अर्धरात्रि हो रही होती है, सब लोग सो रहे हैं,
चारों ओर जो है शांति छाई हुई है, चारों ओर जो है एक तरह से बिल्कुल शांत वातावरण है। तो ऐसे समय में जब पूरा जो आसमान है वो तारों से भरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, ऐसे समय में सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत वह गाता है। तो यहाँ पर फिर से ऐसे समय में, क्योंकि पूरी अर्धरात्रि है और ऐसे समय में जो भगवान होते हैं, यानी कि यहाँ पर सूर्य को फिर से भगवान का नाम दिया है कि भगवान जो है वो जगत का स्वामी जो है वो मृदु गति से आता है, यानी कि बिल्कुल चुपचाप सुनसान, बिल्कुल बिना आहट के आता है, यानी कि धीरे 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 जो है सूर्य उदय होता है, यानी कि एक तरह से धीरे धीरे वो उग रहा होता है और फिर तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत वह गाता है। और जब वहां से उसका सूर्य उदय होता है तो उस समय पर वो आकाश और गंगा के, यानी कि आसमान और धरती पर जो नदी है गंगा जो है उनके मधुर गीतों को गाता है, सुंदर गीतों को वहां पर गाता है। देखिए कितनी ज्यादा सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं। ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उससे ही विमुग्ध हो, उससे ही विमुग्ध हो, नभ में चंद्र विहंस देता है। उससे ही विमुग्ध हो, नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है कि जब रात्रि का समय है, अर्धरात्रि का समय है और धीरे 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 जो है सूर्य आगे बढ़ रहा है और क्या कर रहा है, आकाश गंगा, अब यहाँ पर क्या करता है, सूर्य जिस आकाश गंगा के सौंदर्य को निहारता है और उसके बाद उसके सुंदरता के मीठे मीठे गीत गाता है, तो इन गीतों से विमुग्ध होकर अर्थात बहुत ज्यादा खुश होकर, बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध होकर, बहुत ज्यादा आनंदित होकर चंद्र भी हंस देता है। चंद्रमा भी मुस्कुरा उठता है, चंद्रमा भी मुस्कुरा जाता है और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जो वृक्ष होते हैं वो अलग अलग तरह के पत्तों से, अलग अलग तरह के पुष्पों से अपने तन को सजा लेते हैं, अपने तन को भर लेते हैं। तो एक तरह से जो सूर्योदय का समय जो होता है, देखिए चांद जो है खुश होकर चांदनी बिखेरने लगता है उस समय पर, और वृक्ष अपने पूरे बदन को, अपने शरीर को पत्तों से, पुष्पों से सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते। देखिए जब सूर्य उदय होता है तो आपने देखा होगा कि सूर्य उदय का हमें पता तभी चलता है, भले ही सूर्य उगा नहीं होता है, उजाला नहीं हुआ होता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने वाला है या सूर्य उदय हो रहा है, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट सबसे पहले हमारे कानों में आती है। तो पक्षी हर्ष संभाल न सकते। इस पूरे मनमोहक दृश्य को देखकर, इस पूरे सुंदर, बहुत सुंदर वातावरण को देखकर पक्षी हर्ष संभाल न सकते। और पक्षी होते हैं जो अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते, अपने हर्ष को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं, खुशी के मारे चहकने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपकी जब सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, भले ही बाहर उजाला नहीं हुआ है, भले ही प्रॉपर तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ है, बाहर अंधेरा ही है, खास तौर पर सर्दियों में। अब देखिए सर्दियों में जो सूर्योदय होता है वो काफी लेट होता है,
लेकिन पक्षियों की आवाज आपको 4-5 बजे से ही आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पक्षियों के लिए जो सच में जो एक तरह से सूर्योदय होता है वो 5 से 6 बजे से सूर्योदय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य धीरे 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 निकलने लगता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। जो कली रात भर बंद है और जैसे ही सूर्योदय होना उसको पता चलता है कि सूर्योदय होने वाला है, तो वो कली धीरे 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 खिल जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे फूल जो सुबह एकदम, या आप रात को देखेंगे वो कली होती है, लेकिन सुबह जब आप सूर्योदय के बाद उसको देखेंगे तो वो पुष्प बन जाती है, फूल बन जाती है। तो इसी तरह से फूल सांस लेकर, यानी कि वो जोर की सांस लेते हैं और सानंद महक उठते हैं, यानी कि खुशी से महक उठते हैं, अपनी खुशबू अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है कवि के द्वारा यहाँ पर सूर्योदय का। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्तियां लिखी है, एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कितनी ज्यादा सुंदर पंक्तियों से कवि ने अपनी इस कविता को सजाया है, कितनी सुंदर पंक्तियां कवि के द्वारा यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या कहते हैं कवि, ध्यान पूर्वक समझिए, एक एक पंक्ति को सुनिए। यहाँ पर प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर बहुत ही सुंदर, अभी कवि इस सूर्योदय को देख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, और इस पूरे सौंदर्य को देखकर, इस पूरी सुंदरता को देखकर, कितना सुंदर वर्णन अपनी पहली पंक्तियों में, अपने पहले काव्यांशों में प्रकृति का उन्होंने किया है। तो कहते हैं इतना अद्भुत, इतना सुंदर सौंदर्य देखकर कवि कहते हैं कि बादल भी अपना धैर्य खो बैठते हैं। अपना धैर्य जो बनाकर वो बैठे हैं, उस धैर्य को वो खो बैठते हैं, और वन उपवन गिरि गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन जंगलों में, उपवनों में, गिरि पर्वतों में, सानु कुंज, हर जगह में मेघ बरस पड़ते हैं। यानी कि मेघ भी, यानी कि बादल भी अपनी इस सौंदर्य को देखकर अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते, अपनी हर्ष को संभाल नहीं पाते, और खुशी के मारे बरस पड़ते हैं। और इन सब चीजों को देखकर, यानी कि बरस बरस कर वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को निकाल रहे हैं कि हम भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि इन सभी चीजों को देखकर, अब इस प्राकृतिक पूरी सुंदरता को देखकर कवि कहते हैं मेरा आत्म प्रलय होता है। यानी कि कवि के अंदर भी भाव जागृत हो जाते हैं, कवि भी भाव विभोर हो जाते हैं, और कहते हैं नयन नीर झड़ते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी तो हम दुख से रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं ना तो दुख से रोते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है हम तब रोते हैं, कभी हमारे अंदर कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है। लेकिन कभी कभी जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो खुशी के मारे भी आंसू आ जाते हैं। तो वही कवि यहाँ पर कह रहे हैं मेरा आत्म प्रलय होता है, यानी कि मेरे आत्मा में भी प्रलय आ चुका है। इतने ज्यादा भाव उमड़ गए हैं, इतने ज्यादा भाव उमड़ गए हैं कि नयन नीर झड़ते हैं, और वो भाव जो है नीरों के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से मेरी आंखों से निकल रहे हैं। आगे अपनी प्रियतमा को कहते हैं पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। पढ़ो इन सब चीजों को, इन सब बातों को, इन सब प्रेम की गाथाओं को तुम पढ़ो। कहाँ पर पढ़ो?
लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलध पर प्यारी। तुम समुद्र की इन लहरों में इस प्रेम को पढ़ो, समुद्र के तट पर इस प्रेम को पढ़ो। तृण यानी कि घास पर, जो हरी घास बिखरी हुई है धरती पर, उस पर इस प्रेम को देखो, इस पर पढ़ो। गिरि तरु, तरु अर्थात वृक्षों को देखो और उसमें इस प्रेम को पढ़ो। गिरि अर्थात पर्वत, नभ अर्थात आकाश, किरण अर्थात सूर्य की किरणें, जलध अर्थात कमल, जो समुद्र में खिला हुआ कमल है, जो तालाब में खिला हुआ कमल है, पर प्यारी। इन सब चीजों पर इस प्रेम की गाथा को तुम पढ़ो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। जो विश्व को जिसने मोह रखा है, विश्व को जिसने इस मोह पास में बांधा हुआ है, इस प्रेम की कहानी को जिसने पूरे विश्व को आपस में जोड़ा हुआ है, पूरे संसार को आपस में जोड़ा हुआ है, इस प्रेम की कहानी को तुम हर एक जगह पर पढ़ सकती हो। इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको तुम्हें अनुभव करना होगा। लहरों पर, तट पर, तृण पर, तरु पर, गिरि पर, नभ पर, किरण पर, जलध पर, हर एक जगह पर तुम्हें अनुभव करना होगा, तुम्हें फील करनी होगी ये प्रेम से भरी हुई मधुर कहानी। अब देखिए लास्ट पंक्ति जो है, लास्ट अगला हमारा काव्यांश है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। अब कवि लास्ट में अपनी, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंदरता का उन्होंने बखान कर दिया है, इतनी ज्यादा सुंदरता उन्होंने प्रकृति की बता दी है, तो वो अब कहते हैं, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी मैं है अक्षर बनके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब कवि कह रहे हैं, ये कैसी मनोहर और कैसी मधुर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में आता है कि इसके अक्षर बनकर पूरे विश्व को इस कहानी को सुनाऊं। स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाली है, सदा शांति देने वाली और सुख देने वाली है, और आहा कितना प्रेम का ये जो राज्य है, यानी कि प्रकृति कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा सुंदरता है ये प्रकृति के अंदर, ये सुंदरता अतिशय है, बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पथिक जो हमारी कविता है उसको हमने कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ लिया है, और इस तरह से राम नरेश त्रिपाठी जी का यहाँ पर जो जीवन परिचय है वो भी हमने पढ़ा। और मैं आशा करती हूँ कि आज की जो ये कविता है पथिक आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। घर पर जाइए, एक बार इसे रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में इसका भावार्थ लिखेंगे, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।